तारीख थी 15 अक्टूबर 1995। उस दिन समुंदर के ऊपर का आसमान शांत और बिल्कुल सामान्य लग रहा था। दूर तक फैला नीला आकाश, समुद्र के पार लगातार बदलते सफेद बादल और उन बादलों के बीच से एक विशाल डबल डेकर फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी। पानम फ्लाइट 6। इस विमान के भीतर जीवन पूरी तरह सामान्य गति से बह रहा था। केबिन के अंदर मुसाफिरों की हल्की फुल्की बातें, कोई उपन्यास पढ़ते हुए, कोई विंडो से बाहर पसरे विशाल सागर को निहारता हुआ और क्रू मेंबर यात्रियों की सहूलियत का ध्यान रखते हुए इधर उधर घूमते हुए पायलट्स कॉकपिट में अपनी मशीनों पर नजरें टिकाए संपूर्ण ध्यान के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल के संपर्क में थे। कुल 70 यात्री और 7 अनुभवी क्रू मेंबर, हर किसी के चेहरे पर अलग अलग उम्मीदें, योजनाएं। सोच किसी के दिमाग में आगे की छुट्टियों का सपना, किसी के मन में अपनों से मिलने की उत्सुकता, किसी के चेहरे पर हल्का सा तनाव, लेकिन माहौल संतुलित था। आकाश में ऊंचाई पर पहुंचते ही सब कुछ जैसे थम जाता है। स्थिरता, सीमाएं और हर चीज पर पूरा नियंत्रण। बहुत से लोग सफर का लुत्फ उठा रहे थे। मशीन का आकार और उसका आरामदायक केबिन उन्हें चकित कर रहा था। बाहरी दुनिया, जमीन की उथल पुथल, राजनीति, घर परिवार, सब कुछ उस वक्त छूट जाता है। यूं ही 15 से 20 मिनट निकल गए। लोग अपने में ही डूबे हुए थे। तब अचानक विमान के पिछले हिस्से से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उस तेज चीख ने आराम में डूबी केबिन की हवा को झकझोर दिया। बहुत लोगों ने गड़बड़ का अंदाजा नहीं लगाया, लेकिन कुछ पल बाद ही आम यात्रियों की नॉर्मल गुफ्तगू को दबाने वाला जोरदार आदेश गूंजा। अपनी सीट पर रहो और कोई हिलने की कोशिश मत करना। 4 नकाबपोश लोग अपनी जगहों से उठे। उनके हाथों में चमकते पिस्तौल, ठंडी और नपी तुली आवाजें, उनकी नजरों में एकदम सन्नाटा। किसी भी आम इंसान की सोच के बाहर शांति, जिससे पूरे विमान में खौफ उतर आया। इन चारों ने पलक झपकते ही पूरा जहाज अपने काबू में ले लिया। क्रू मेंबर्स को धकेलकर कॉकपिट की ओर भेजा और हर यात्री पर अपनी बंदूकें तान दी। विमान के कंट्रोल रूम में दबाव, बेचैनी और पड़ गई। फ्लाइट के पायलट को पायलट, उन दोनों की समझदारी और अनुभव जैसे किसी छोटे केबिन में सिमट गई हो। अब विमान के लोकेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया था। फ्लाइट का पूरा लोकेशन गायब। अब नीचे का एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी उसकी लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था। वहां हवाई या सैन फ्रांसिस्को के कंट्रोल रूम में बीपिंग अलार्म बज उठे थे, लेकिन उधर ऊपर विमान के भीतर हर लम्हा भारी तनाव में बीत रहा था। उस वक्त कोई यह नहीं जानता था कि सबसे बड़ा खतरा कुछ मिनटों के भीतर दूसरी ओर से आने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक खतरनाक टाइफून का तांडव शुरू हो चुका था। कभी कभी किस्मत सारी मुश्किलें एक साथ भेज देती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही मंजर दोहराया जा रहा था। तूफानी हवाएं विमान को सीधा पकड़ चुकी थी। शक्तिशाली फ्लाइट भी अचानक खिलौना सी बन गई। टर्बुलेंस तेज हुआ। क्रू और यात्रियों के चेहरे पसीने से भीगने लगे। घबराहट और डर आंखों में उतर आया। पायलट ने नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। तेजी से सिस्टम एडजस्ट किए, पर गरजते बादल और 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चली हवाओं ने हर टेक्नोलॉजी को फेल कर दिया। अचानक पहला इंजन बंद, सेकंड के कुछ ही हिस्सों में दूसरा इंजन भी फेल हो गया। अब सभी को एहसास हुआ कि जो कुछ सामने है उसे अब कोई इंसान रोक या कंट्रोल नहीं कर सकता। प्लेन एक झटके में नीचे की ओर गिरा, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे समंदर की गहराई में धकेल दिया हो। इसी वक्त एक और बड़ा विस्फोट। फ्लाइट के पिछले हिस्से में जोरदार झटका, दम घुटती चीखें, बच्चों की रोश और फिर कुछ यात्रियों की निगाहें एक दूसरे से मिल गई। कौन जिंदा लौटेगा? किसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? हर किसी के मन में यही सवाल गूंजने लगे। इसी बेचैनी के बीच कुछ जानबाज यात्रियों और 2-3 क्रू मेंबर्स ने हिम्मत दिखाई। अपनी जान जोखिम में डालकर एक हाईजैकर को जमीन पर गिरा दिया। उसका हथियार छीना और सबसे कमजोर दिख रहे अपात दरवाजे से खुद बाहर कूद पड़े। कुछ ही पल में विमान समंदर की सतह के बेहद करीब था। अब केवल तेज झटका, भीषण धमाका और झाग उड़ाते सैकड़ों गैलन समुद्री पानी। बाकी बचे यात्री जैसे जैसे होश में आए, उन्हें समझ आया कि आसपास दूर तक बस गहरा और कभी ना खत्म होने वाला विशाल नीला सागर है। लगभग 60 लोग जो या तो समय रहते बाहर कूद गए या ऐसे हिस्से में थे जो क्रैश के बड़े धमाके के असर से बच गए। पानी के ऊपर तैर रहे थे। डूबते संभलते सभी ने चारों ओर मदद के लिए देखा, लेकिन दूर दूर तक कहीं कोई नाव, कोई मदद नजर नहीं आई। भाग्य से क्रैश की जगह के 100 मीटर भीतर एक विशाल समुद्री चट्टान थी। कुछ लोग अपनी बची कुची ताकत लगाकर वहां पहुंचे। बाकी का बस इतना हौसला बचा था कि किसी और की जान बचा सके। सभी ठंड से कांप रहे थे। सांसें तेज चल रही थी। हर किसी की आंखों में अजनबी डर और अनजाना भविष्य घूम रहा था। कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए घंटों रोती रही। कोई अधेड़ पुरुष चुपचाप पत्थर पर बैठा रहा। उसके होठ शायद दुआ मांग रहे थे, पर आवाज नहीं निकल रही थी। थकावट अब जान लेने लगी थी, फिर भी जिंदा रहने की एक छोटी सी उम्मीद थी। इसी वक्त एक यात्री को अपनी बैग में रखी दूरबीन याद आई। कांपती उंगलियों से जैसे ही उसने चारों तरफ निहारा, उसे धुंधले से एक छोटा टापू नजर आया। उसने ऊंची आवाज में बताया, देखो उधर टापू। उसके ये शब्द बाकी डरे सहमे लोगों के लिए तुरंत उम्मीद की किरण बन गए। वो लोग जो तैरना जानते थे बिना कोई इंतजार किए समुंदर की तरफ बढ़ चले, वरना उस ठंडे पानी में खतरनाक शार्क और बेमिसाल लहरों के बीच तैरना आत्मघाती था। लेकिन जीने की चाह किसी भी डर, किसी भी लहर से भारी होती है। कई घंटों के कठिन संघर्ष और लगभग अधमरी हालत में करीब 1520 यात्री टापू के छोटे रेत के किनारे तक पहुंच पाए। उनके नाखून टूट चुके थे, बदन में खरोंचे थी, पर वो छोटे से सुखद किनारे को देखकर उन्होंने चैन की सांस ली।
बदलाव अब जरूरी था। बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने सूखी लकड़ियों बेलों का उपयोग कर एक अस्थायी तैरता बेड़ा तैयार किया। कई राउंड टापू से चट्टान तक आना जाना करते हुए बची हुई हिम्मत और सहयोग की मिसाल पेश की। हर वो इंसान जो उस टापू तक जिंदा पहुंचा जैसे मौत से भागकर जिंदगी की गोद में आ गिरा। शरीर बेशक थका हुआ था, लेकिन आंखों में उम्मीद की एक आखिरी किरण अब भी जल रही थी। अब ये ग्रुप लगभग 60 पर सिमट गया था। अब सामने थी असली परीक्षा। जंगल सा सूनापन, कोई पानी नहीं, भोजन नहीं, सिर पर छांव नहीं। कुछ नारियल के पेड़ जरूर थे, लेकिन वे भी ऊंचे और उनके फल इतने कम कि सबका पेट भरना असंभव सा था। आगे बढ़ने के लिए एकजुटता ही उनका एकमात्र सहारा था। सबको आपस में काम बांटना पड़ा। कोई नारियल तोड़ने को जूझा, कोई सूखी टहनियों से रात बिताने लायक झोपड़ी बनाने लगा। एक शिक्षक डेविड ने बाकियों से साफ कहा, अकेले बचकर कोई नहीं बचेगा, सिर्फ एक दूसरे की मदद से यह चुनौती पार होगी। धीरे धीरे ग्रुप छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया। कोई जंगल में फलों की तलाश करने, कोई समुद्र किनारे सीपी या शंख आदि जमा करने में जुटा। हालांकि उनमें से कोई भी एक्सपर्ट सर्वाइवलिस्ट नहीं था। जरूरत ने उन्हें सिखा दिया कि एक तिनका, एक पानी की बूंद, एक नारियल कितना कीमती हो सकता है। बारिश के दिनों में उन्होंने चट्टानों के गड्ढों में पानी जमा करना, मछलियां पकड़ना और धुएं से मछलियों को सुखाकर बचाना सीखा। दूसरे पहलू, खतरनाक बीमारियां, थकान और निराशा ने भी घेरना शुरू कर दिया। धीमे धीमे 10 का ग्रुप बीमारी, चोट या थकावट के चलते हार गया। उनकी मौत ने बाकी बचे लोगों को अंदर से हिला दिया। लेकिन छोटे छोटे सुख के पल भी थे। किसी दिन किसी ने पेड़ पर चढ़ एक रसदार फल ढूंढ निकाला। किसी दिन रात की तेज ठंड में टीम वर्क कर आग जलाई गई। धीरे धीरे शुरुआती डर, गुस्सा और गम ने जगह ले ली। एक अजीब सी जिद की, जीवन में बने रहने की, भविष्य में रिश्ते बनाने की और पूरी तरह अजनबी प्रकृति के बीच खुद को समझने की। हफ्ते फिर महीने बनने लगे। निरंतर प्रयास, छोटे छोटे आविष्कार, देसी इलाज और सहयोग से लोगों में एक नई आशा आई। 2 साल बीतने पर वहां एक बच्ची का जन्म हुआ। उसकी पहली चीख सबको जीवन की नई शुरुआत का एहसास देने लगी। समय का हर लम्हा जैसे रेत के कण से फिसल रहा था। 60 जिंदगियां अब चौरस रेत, ऊंचे नारियल के पेड़, थोड़ी जंगली झाड़ियां और चारों ओर सीमाहीन समुद्र के बीच ठहरी थी। कई बार तो यही लगता कि किस्मत ने इतनी जिद्दी परीक्षा पहले कभी किसी से नहीं ली होगी। रातें लंबी, डरावनी और ठंडी थी। झोपड़ियों के नीचे लेटे हुए लोग एक दूसरे के साए में अपनी सांसें गिनते। नींद नींदी होती, छोटी सी आवाज चौंका देती। किसी को अपने घर की चारपाई याद आती, किसी को किसी प्रियजन का सामना। बच्चे अक्सर रोते रोते सो जाते। सबसे ज्यादा चोट खाने वाली बात भूख और प्यास थी। छोटे छोटे नारियल या किसी दिन 1-2 मोटे सीप बटोर लाना, उसी को सब मिल बांट कर खाते। शरीर दिन ब दिन कमजोर हुआ पर मन लड़ता रहा। हर सुबह आशा और डर का नया संतुलन लेकर आती। सूरज की पहली किरण पत्तों की सिलवटों से छनती तो किसी की मुस्कान लौटती, किसी की आंखें रोशनी से छलछला जाती। लोगों ने समझ लिया था जीना अब एक रूटीन है जिसमें हर दिन का कोई काम, कोई योगदान जरूरी है। एक नौजवान लड़के ने तटीय रेखा के पास लंबे डंडे में नुकीले पत्थर बांधकर देसी भाले बना लिए। महिलाएं सूखे पत्ते, रेशे बटोर लाती, उन्हें बुनकर छोटे छोटे बिस्तर और सिर छिपाने की छाया का इंतजाम करती। जैसा कि सर्वाइवल अनुभवों और वैज्ञानिक रिसर्च में सालों से जिक्र किया गया है, ऐसी स्थितियों में जब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट जाते हैं, टीम वर्क और बराबर भावनाओं की साझेदारी ही सबसे बड़ा सहारा होती है। यहाँ भी वही हुआ। कुछ तनाव और मनमुटाव के बीच लोग सीखने लगे, एक दूसरे की मदद करते गए। छील के छोटे गड्ढों में जमा पानी, पेड़ की छाल छीलकर पानी के छींटे, बारिश आने पर ताजगी का अनुभव, सब धीरे धीरे जीवन के लिए जरूरी हो गया। एक खास महिला सारा जो पेशे से नज रही थी, उसके अनुभव ने कई को मामूली बुखार, घावों और मच्छरों से बचा लिया। लहरों से कई बार सारस जैसे पक्षी फंस कर आ जाते। मांस पकड़ना सबके लिए उत्सव सा था। थोड़ा सा मांस सबको बांट कर खाना। कुछ दिन ऐसे भी आए जब भोजन नाम मात्र था। तब शाम को लोग टोकरी में काले बेर जैसी जंगली जड़ें लाकर जलाते। सांझ ढलने तक भूख को कहानियों से बहलाते रहते। मनुष्यता की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब लगातार तीसरी बारिश नहीं हुई, जमीन के गड्ढे सूख गए, नारियल गिनकर खाने की नौबत आई, शरीर के वजन घटने लगे, कुछ के चेहरे अंदर ठंस गए, आवाजें लड़खड़ाने लगी। मनोवैज्ञानिक स्टडीज बताती हैं कि जब संसाधन सीमित हो तब सबसे बड़ा दुश्मन इंसानी मन के भीतर बैठा डर, निराशा और हार का भाव है। कई लोग टूटने लगे, कुछ ने दूसरों से झगड़ना शुरू कर दिया। लेकिन डेविड जैसे लोग जो शिक्षक थे, रोज शाम हर किसी को पास बुलाते, आपसी हौसला बांटते। अगर हम इसी तरह टूटते रहे तो खुद ही खा जाएंगे। हमें मिलकर न सिर्फ जीने का तरीका ढूंढना है, बल्कि एक दूसरे को बचाना भी है। डेविड की इन बातों ने शुरुआती हफ्तों में ही द्वीप पर एक नया अनुशासन लाया। हर कोई अपनी भूमिका समझने लगा। कोई सुबह पानी खोजने निकलता, कोई समुद्र के किनारे मछली मारने बैठता, कुछ महिलाएं आंखों से नए पौधे खोजती। वक्त बीता, नारियल के बीज गाड़ना, मिट्टी में कंद बीज छुपाकर जल्दी अंकुर फूटने का इंतजार, जंगली फूलों को पकाकर रस या सूप में बदलना हर किसी का जतन बन गया। धीरे धीरे कुछ बच्चों ने भी सीख लिया कौन सा पौधा जहरीला हो सकता है, कौन सा फल खाने लायक होता है। कई बार दूर आसमान में छोटा सा प्लेन गुजरता दिखता। सब दौड़कर पीड़ी या घास जलाते, सुनहरे धुएं के लंबे लंबे गुब्बार बनाकर आसमान में उड़ाने की कोशिश करते। लेकिन शायद ही किसी को उनकी मौजूदगी का अंदाजा कभी हुआ हो। दिन ब दिन सहनशक्ति का स्तर बढ़ता गया। रातों में पशुओं की आवाजें डराती, मगर कोई ना चोट खाता, ना कोई खतरनाक हादसा होता। माहौल अब सर्वाइवल शो जैसा हो गया था। हर सुबह एक नई योजना, कोई झड़प, किसी का भावुक होना, किसी का बीमार पड़ना।
लेकिन हर स्थिति में कुछ साथी जुगाड़ खोज ही लेते। धीरे धीरे समय के साथ लोग एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। आपसी विवाद कम हुए, आदान प्रदान बढ़ा। छोटे बच्चों को स्कूल जैसी सीख देने की परंपरा चालू हुई। डेविड और 2-3 पढ़े लिखे लोग बच्चों को ट्रेस बनाना, लकड़ी से गिनती सीखना या जहाज कैसे उड़ता है ये बातें बताते। बड़े इस व्यवस्था को देखकर थोड़ा इंस्पायर होते और अपने अपने हिस्से का काम जिम्मेदारी से करते। बीच बीच में किस्मत सबका उत्साह परखने के लिए नई चोटें भेजती। एक बार तेज तूफान आया, 2-3 झोपड़ियां टूट गई। लोग पानी में भीगते भटकते रहे, लेकिन मिलकर हर शाम फिर खड़ा किया। किसी दिन जैसा बारिश आई, सबने सिर के बाल धो लिए, चेहरे धोए और उस दिन रात को एक सुर में सबने मन ही मन राहत की सांस ली। ऐसे मौके भले ही छोटे दिखते हो, वहां जी रहे किसी के लिए जीवन लौटाने का एहसास थे। एक खास दिन जब सब थककर समय से पहले सो गए, अचानक किसी महिला की हल्की चीख सुनाई दी। सब दौड़े, पता चला प्रसव पीड़ा की शुरुआत हो गई है। सभी घबराए, मगर सारा नर्स की सहायता से पहली बार कई साल में वहां एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ। उस मासूम की रोने की आवाज पूरे द्वीप पर उम्मीद की सबसे ठंडी हवा बनकर छा गई। अपनों को खोने का दुख भी जैसे कुछ देर किनारे रख देने को मजबूर हो गया था। इस नन्ही जान की वजह से सबको अगले दिन नया जोश, नया मकसद मिला। बच्ची का नाम उस द्वीप के नाम पर रख दिया गया। फिलहाल सब उसे अरण्या के नाम से पुकारने लगे थे। जन्म का ये चमत्कार बहुतों के लिए वापसी का रास्ता बन गया। बच्चे की देखभाल के बहाने कई औरतों ने मिलजुल कर पत्तों, घास फूस और पत्थरों से पालने जैसी चीजें तैयार कर ली। एक छोटी सी जड़ी बूटी जिसे पुराने लोगों ने लोक कथा में सुना था, उसका पेस्ट बनाकर सारा ने नवजात को स्वस्थ रखने का प्रयास किया। समय गुजरता गया, अब वहाँ 5 और बच्चों का जन्म हुआ। हर कोई किसी न किसी स्तर पर नई दुनिया के लिए खुद को तैयार करता गया। सबने मिलकर नियम बना लिए, हर सुबह पानी बांटा जाएगा, रात को हर खाना साझा होगा और जो कमजोर है उसके लिए सबसे ज्यादा संरक्षण फर्ज बनेगा। कई बार किसी बुजुर्ग की बीमारी बढ़ जाती, उसकी सांसें थम जाती। बचे हुए लोग उन्हें सामूहिक रूप से पत्थरों के नीचे दफना देते और रात को शिविर के पास छोटे भ्रांति गीत गाकर सांत्वना महसूस करते। मनुष्यता की सबसे बड़ी यही खूबी है, संकट में भी संवेदना और सहयोग की डोर टूटने नहीं देते। अब जीवन में खिलखिलाहट लौट आई थी। बच्चे टापू के कोने में कंचे बनाकर खेलते, किशोर दोपहर में नाव चलाने या मछली पकड़ने में उस्ताद हो गए थे। महिलाओं ने जड़ी बूटियों से दवा बनाना सीख लिया। पुरुषों ने रेत के पास हल्की फुल्की खेती भी शुरू कर दी थी। हर साल उस विमान दुर्घटना की तारीख दोहराई जाती। सर्वाइवल डे नाम से उस दिन सब मिलकर अपने पुराने साथियों की याद में कहानियां साझा करते, गीत गाते और अपने दर्द व उम्मीद को जिंदा रखने की कसम खाते। 13 साल का समय बहुत लंबा होता है। उस द्वीप का हर हिस्सा, हर पेड़ अब सबसे परिचित था। बच्चे होशियार हो गए, भाषा, गिनती, विज्ञान जैसी बातें सीख गए। बड़े अपने बारे में सोचने के बजाय पूरे समाज के लिए उपलब्ध हो गए। लेकिन कई बार जब आसमान में विमान की हल्की गूंज सुनाई देती, सबकी आंखें फिर से भर जाती। क्या कोई देख सकता है? क्या कभी वापस घर लौटा जा सकेगा? सालों बाद भरोसा थोड़ा कम हुआ, मगर हार नहीं मानी किसी ने। एक दिन सुबह सुबह समुद्र से कभी न आने वाला शोर बदला बदला सा लगा। दूर कहीं बहुत बड़ा जहाज धुंध से निकलता दिखा। कई बार सबने ऐसा सपना देखा था, पर यह सपना नहीं था, यह असल था। सब भागे, धुआं किया, कपड़े हिलाए, चिल्लाए और आखिरकार जहाज ने उन्हें देख लिया। उनका चमत्कार ही बचाव किसी फिल्मी सीन जैसे था। सब एक दूसरे से लिपट कर, रोकर, चिल्लाकर गले मिलते गए। बाहर की दुनिया में जिसने उन्हें कब का मरा मान लिया था, वो सब तब हैरान थी जब 48 लोग सही सलामत मिले। वापसी का सफर किसी जादू से कम नहीं था। शहर, सड़कें, आवाजों का शोर, सब उन्हें नई भाषा जैसा लगा। मीडिया रिपोर्टर, डॉक्टर, सब ने सुना, पढ़ा, सवाल पूछे, पर असली जवाब तो उनकी आंखों में थे। 13 साल मौत के साए में उम्मीद का दिया जलाए रहने की मिसाल। उनकी डायरी हर दिन, हर डर, हर छोटी जीत का गवाह बनी। उस पर किताबें लिखी गई, डॉक्यूमेंट्री बनी। साबित हुआ कि मानव जाति का जज्बा कभी हार नहीं मानता, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। ये कहानी हर युग, हर समाज के लिए आईना है, जहाँ छोटी सी उम्मीद भी अंधेरे को चीर सकती है और एकजुटता, सहयोग और जज्बे की मिसाल कभी नहीं थमती।